मधुवन जंगल का राजा चील बहुत ही दयावान और ईमानदार शासक था। वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभा रहा था। जंगल का राजा चील होने की वजह से बाकी सब पक्षी सुरक्षित महसूस करते थे। पर राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम मोंटी था। वो बिल्कुल राजा से विपरीत था। मोंटी बहुत जिद्दी और अड़ियल भी था, पर उसे राजा के बेटे होने का बहुत घमंड था। जंगल में इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसे में सारे पंछी एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर ठंड के बारे में बात कर रहे थे। अरे बाप रे, आज तो हमारी चोंच तक जम रही है। ये कैसी ठंड आ रही है? सिर्फ तुम नहीं, पूरे जंगल में यही हाल है। रात भर नींद ही नहीं आई। अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती गई तो हम जैसे पंछियों का क्या होगा? तभी वहाँ पर सूचना पक्षी सूचना देने के लिए आते हैं। सुनो सुनो सुनो, मधुवन जंगल के वासियों सुनो। जंगल के राजा ने सभी पंछियों को राजमहल में बुलाया है। ठंड के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सूचना पक्षी सूचना देकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर सारे पंछी विचार करने लगते हैं। राजा ने हमें क्यों बुलाया होगा? क्या ठंड और बढ़ने वाली है? ये तो हमें महल जाकर ही पता चलेगा। चलो सब मिलकर चलते हैं। महल में राजा जी बताएंगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद सारे पंछी एक लाइन में उड़ते हुए राजमहल की तरफ जाने लगे। इधर सारे पक्षी राजा के राजमहल में पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि आने वाले दिनों में जंगल में बहुत तेज ठंड की लहर आने वाली है। इस ठंड के संकट से बचने के लिए आप सब अपने अपने घर मजबूत कर लो। जो घर कमजोर हैं, उन्हें ठीक कर लो ताकि ठंड का असर कम पड़े। पर राजा जी, इसके लिए तो हमें सूखी लकड़ियों की जरूरत होगी और इस ठंड में इतनी सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है। तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगल में सूखी लकड़ियां कहाँ मिल सकती हैं। इसीलिए मैंने अपने सिपाहियों को तुम सबके साथ भेजने का फैसला किया है ताकि हर पक्षी को जरूरी सूखी लकड़ियां मिल सकें और तुम सब अपने अपने घरों को और भी मजबूत कर सको। तो कल सुबह सभी पक्षी मेरे सिपाहियों के साथ जंगल में जाएंगे और घर बनाने तथा घर ठीक करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी सब इकट्ठा करके लेकर आएंगे। ठीक है राजा जी, हम सब कल तैयार रहेंगे। सभी पक्षियों ने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें राजा की बात समझ आ गई कि ठंड से बचने के लिए तैयारी जरूरी है। सारे पक्षी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है। राजा और रानी बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी मोंटी वहां आता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अभी के अभी चिड़िया का बच्चा चाहिए। आप सिपाहियों को भेजिए और मेरे लिए पकड़ कर लाएं। मोंटी, क्या तुम जंगल के नियम भूल गए? मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि हम किसी भी जानवर का शिकार नहीं करते। सिर्फ वही खाते हैं जो स्वाभाविक रूप से मरते हैं। नियम सिर्फ प्रजा के लिए नहीं, हमारे लिए भी वही हैं। मुझे नियम नहीं पता। मुझे तो बस चिड़िया का बच्चा चाहिए। आप जंगल के राजा हो। आप चाहो तो सिपाहियों को भेज सकते हो। मोंटी, तुम ये मत भूलो, तुम राजा के बेटे हो और जो नियम हमारे जंगल के बाकी पंछियों पर लागू होते हैं वो हम पर भी होते हैं। अरे राजा जी, बच्चे ने ऐसा क्या मांग लिया? एक चिड़िया का बच्चा ही तो मांगा है। जंगल में बहुत से चिड़िया के बच्चे हैं, एक ना मिले तो क्या हो जाएगा? भूख लगी है बेचारे को। भाग्यवान तुम्हें अपने बेटे की जिद जंगल की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी लगती है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे पहले ही बिगाड़ दिया है। मैं किसी सिपाही को शिकार करने नहीं भेजूंगा। बस बात खत्म। राजा की बात सुनते ही मोंटी गुस्से में वहां से निकल जाता है। नाराज कर दिया ना मेरे बेटे को। मैं ही मेरे बेटे को पास्ता बनाकर खिलाती हूँ। मेरे बेटे को पास्ता बहुत पसंद है। रानी भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। गुस्से से भरा मोंटी महल से निकलकर सीधे जंगल की ओर उड़ जाता है। उसके मन में सिर्फ गुस्सा और चिड़चिड़ाहट भरी हुई होती है।
तभी दूसरी ओर से उड़ती हुई पीहू चिड़िया वहां पहुंच जाती है। अरे मोंटी, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? मेरे रास्ते से हटो। गुस्से में आकर मोंटी पीहू को जोर से धक्का दे देता है। संतुलन बिगड़ने के कारण पीहू नीचे गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही उसे चोट लग जाती है। हाय दैया, ये क्या हो गया रे? जोर से लग गई रे। इस मोंटी के बच्चे को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। पीहू किसी तरह खुद को संभालती हुई बातचीत करने वाले पेड़ पर आ जाती है। अरे पीहू, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? ये सब मोंटी ने किया है। राजा के बेटे मोंटी ने गुस्से में आकर मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गई। ये तो बहुत गलत बात है। राजा का बेटा होकर अगर वो इतना बदतमीज है तो फिर हम आम पंछियों का क्या होगा? हाँ, ये बहुत ही गलत बात है। अगर समय रहते राजा जी और रानी जी मोंटी को तमीज सिखा देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पीहू, बहुत खून बह गया है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वही तुम्हारी अच्छे से मलहम पट्टी कर दूंगी। ठीक है लाली, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। लाली पीहू को अपने घर ले जाती है। अगली सुबह ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कड़ाके की ठंड में ही राजा के कहे अनुसार सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो गए। उनके साथ राजा के सिपाही भी थे। सभी पक्षी राजा के सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। सब एक लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ताकि कोई पीछे ना रह जाए। कुछ ही दूर चले होंगे कि पक्षियों ने देखा जंगल के पेड़ पत्ते सब पर बर्फ की चमक पड़ी थी। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि कहीं भी सूखी लकड़ियां दिखाई नहीं दे रही थीं। अरे, यहाँ तो सारी जमीन बर्फ से चिपकी हुई है। सूखी लकड़ियां तो दिख ही नहीं रही। मुझे लगता है हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हो सकता है हमें आगे कहीं सूखी लकड़ियां मिल जाएं। राजा के सिपाहियों को सूखी लकड़ियों की अच्छी जानकारी थी, इसीलिए राजा ने अपने सिपाहियों को सभी पक्षियों के साथ भेजा था। पंछी और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। उन्हें कहीं पर भी लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं मिला। हम काफी दूर आ चुके हैं, पर हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लगता है हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हम सब बहुत थक चुके हैं और इतनी ठंड में अब आगे बढ़ना हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। अब मैं और एक कदम भी नहीं उड़ सकता। मेरे पंख सुन्न हो गए हैं। सभी पंछी निराश होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मुझे तो लगता है अभी के लिए हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। अब जो होगा देखा जाएगा। सारे पंछी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। वापस आते आते उन्हें शाम हो जाती है और सारे पंछी भी थक गए थे। राजा के सिपाही भी राजमहल में आ जाते हैं। महाराज, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, पर हमें कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर निराशा की एक हल्की सी छाया छा जाती है। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो मेरे जंगल के पंछी इस ठंड को सह नहीं पाएंगे। राजा कुछ सोच में पड़ जाते हैं। तभी राजा को याद आता है। मुझे ये बताओ कि अभी हमारे महल में कितनी सूखी लकड़ियां मौजूद हैं? महाराज, महल में अभी लगभग 50 गट्ठर सूखी लकड़ियां मौजूद हैं। उन्हें महल के कुछ जरूरी कामों और पुराने कमरों की मरम्मत के लिए संभाल कर रखा गया है। 50 गट्ठर, संख्या भले ही कम है, पर इस वक्त यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। तुम सब अभी के अभी सारी लकड़ियां इकट्ठा करो और उन लकड़ियों से जंगल के सभी पक्षियों के लिए तुरंत मजबूत और सुरक्षित घर बनवाओ। लेकिन महाराज, वो लकड़ियां तो महल के जरूरी कामों के लिए रखी गई थी। अगर हमने वो भी दे दी तो फिर? अगर मेरे जंगल के पंछी सुरक्षित नहीं रहे तो महल के काम भी किसी मतलब के नहीं रहेंगे
और मैंने अपने जंगल के सभी पक्षियों को वचन दिया है कि मैं हर मुसीबत में उनके साथ रहूंगा और मेरा वचन ही है मेरा शासन। जैसा हुक्म महाराज। 2 दिन बीत जाते हैं और राजा के कहे अनुसार राजा के सिपाही सब पक्षियों के लिए घर बना देते हैं। घर इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी तूफान, बारिश और कड़ाके की ठंड का सामना कर सकते थे। राजा के सिपाही सब पक्षियों के पास जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा के आदेश के अनुसार हमने आप सभी पक्षियों के लिए मजबूत और सुरक्षित घर तैयार कर दिए हैं। आज से आप सभी इन नए घरों में रह सकते हो। सच में? क्या अब हमें इस भयंकर ठंड से बचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा? हाँ पीहू, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। ये घर खास तौर पर तुम सबकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। राजा जी ने सच में हम सबको बचा लिया। हम उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे सारे पक्षी अपने नए घरों में रहने आ जाते हैं। अब जंगल का माहौल भी बदल चुका था। सारे पक्षी मिलजुल कर रहने लगे थे। कोई किसी के घर में आ जा रहा था तो कोई अपने पड़ोसी पक्षी से बातें कर रहा था। पूरा जंगल अब एक बड़े परिवार जैसा लग रहा था। रात में सारे पक्षी बॉनफायर जला देते हैं और सर्दी का आनंद लेते हैं। देखते ही देखते 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोंटी जंगल में घूम रहा होता है, पर कड़ाके की ठंड की वजह से अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही मोंटी बेहोश हो जाता है। तभी वहीं से पीहू चिड़िया जा रही होती है। पीहू मोंटी के पास आती है। ओहो, ये मोंटी को क्या हो गया? लगता है ये बेहोश हो गया है। इस मोंटी के बच्चे ने मुझे उस दिन धक्का दिया था। मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये हमारे राजा जी के लिए कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद पीहू मोंटी को डॉक्टर तोते के पास ले आती है। वहीं पर कालू कौवा भी मौजूद होता है। डॉक्टर तोता मोंटी की जांच करता है और उसे सलाइन लगा देता है। चिंता की कोई बात नहीं है पीहू। लगता है ठंड लगने की वजह से मोंटी बेहोश हो गया था। मैंने सलाइन लगा दी है, थोड़ी ही देर में इसे होश आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कालू भैया, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना पीहू बहन। क्या तुम राजा जी के पास जाकर मोंटी की खबर दे आओगे? हाँ क्यों नहीं पीहू बहन। कालू तभी राजा के महल जाता है और राजा और रानी को सारी बात बता देता है। वे तीनों डॉक्टर तोते के पास आ जाते हैं। मोंटी भी होश में आ जाता है। तब पीहू राजा को सारी बात बताती है। जब मोंटी को पता चलता है कि पीहू ने उसकी जान बचाई है, तब वो शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो पीहू बहन। मैं अपने उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। धन्यवाद पीहू, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे।